सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेने जा रहे हैं, या यूं कहूं थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहे हैं। यार थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का ही एक आपका पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, इसी यूनिट का पार्ट है। आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब इतना है, देखो नाम क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक यूनिट का ही आपका एक पार्ट है, या एक सब यूनिट बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। आज इसका एक तरह से हम लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10, थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, राइट। देखो थर्मोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है। थर्मोकेमिस्ट्री वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स को केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना इज नोन एज ए थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब केमिकल रिएक्शन जो आपको दी होंगी उसमें जब हम थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे तब हम जो पढ़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक जो भी हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है वो सारी नॉलेज को जब हम केमिकल रिएक्शन में लगा दें तब जो हमारी चीज निकल के आती है उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब अब हम थर्मोडायनेमिक्स को केमिकल रिएक्शंस में अप्लाई करने वाली चीजें सीखेंगे और उसी को बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स का यह लेक्चर नंबर 10 है, और अगर हेडिंग ये भी डाल सकते हो कि थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, दोनों तरह से हेडिंग डाल सकते हो, राइट। थर्मोकेमिस्ट्री के लगभग आपके 3 लेक्चर होंगे, एक आज का लेक्चर, एक इसके बाद, एक उसके बाद। टोटल 3 लेक्चर में आपका थर्मोकेमिस्ट्री पूरा A to Z कवर हो जाएगा। और जिस आपके मतलब लगभग थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके 3 लेक्चर बचे हैं, एक आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद 2 लेक्चर और हैं। वो 2 लेक्चर खत्म करने के बाद आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे, राइट। तो शुरू करते हैं यार। आज हमें थर्मोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले बात यह होगी कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। एक तो होती है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हो रही है मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैसे डिफरेंट होती है एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से, उसको समझेंगे पहले। उसके बाद आज हम ये समझेंगे कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डेप्थ में समझेंगे, ठीक बात है। और उसके बाद लास्ट में आज हम हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, जो जिससे बहुत आपके जेई में और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक काम हमें करना है, सबसे पहले थर्मोकेमिकल रिएक्शन समझेंगे, फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को डेप्थ में समझेंगे, उसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। उसके बाद इनके रिलेटेड आए हुए जेई और नीट में लेटेस्ट पीवाईक्यू जो आए होंगे उनमें से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप बनाने के लिए, ठीक बात है। तो ये पूरा एजेंडा है हमारे इस लेक्चर का। शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लो थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, या थर्मोडायनेमिक्स का तो लेक्चर नंबर 10 है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10। तो शुरू करते हैं, हेडिंग डालो। सबसे पहली बात तो है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। शुरुआत करते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन से, बिल्कुल बेसिक से। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, देखो जैसे आपके पास एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, 2KClO3 है ना, इससे आपका 2KCl और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 3/2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3/2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, राइट। 3/2 के 3, हाँ 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन, राइट। तो ये मान लो आपकी एक रिएक्शन दी हुई है ना, इस रिएक्शन को आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस समझने की बात है कि एक रिएक्शन आपको दी हुई है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन को समझ रहे हैं, क्या होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखो ये तो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है ना, इसको एक हम नॉर्मल वाली केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब एक मसालेदार वाली केमिकल रिएक्शन है, उसी मसालेदार वाली
रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ साथ उनकी स्टेट के साथ साथ अगर आपको हीट चेंज के बारे में भी बताया गया हो या इंथैल्पी चेंज के बारे में भी बताया गया हो कि जैसे इसका डेल्टा H -x किलो जूल पर मोल ऐसे लिखा हुआ हो कहीं कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी ऑब्जर्व हुई या कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब किसी केमिकल रिएक्शन के साथ उसकी इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज भी इंफॉर्मेशन दी हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। चाहो तो एक इंग्लिश में चेपना हो तो लिख सकते हो, ए केमिकल रिएक्शन in which the state of reactant and product are given with its enthalpy change। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट के साथ साथ उनका इंथैल्पी चेंज की भी इंफॉर्मेशन मिल रही हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन में ऐसे बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे होते हैं, लेकिन थर्मोकेमिकल रिएक्शन में साथ साथ में इंथैल्पी चेंज भी लिखा होता है। बस इतना ही फर्क है थर्मोकेमिकल रिएक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन में, राइट। जितना कि एक पेपर डोसा और मसाला डोसा में है उतना ही फर्क है, ठीक बात है। बस मसाला डोसा में थोड़ी फीलिंग ज़्यादा हो जाती है, कुछ और भी भर देते हैं, तो इसमें भी वही भरा हुआ है, राइट। थर्मोकेमिकल रिएक्शन बस हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज को भी लिखा होता है। क्लियर है बात, है ना। अच्छा, तो क्या समझे हम कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमारी वो केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर हीट चेंज भी हमें दिया हुआ हो तो उस रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, क्योंकि उसमें एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक बात है। अच्छा, अब यार थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके बारे में आपको हल्का हल्का पता होगा क्योंकि मैं करा भी चुका हूं इंथैल्पी वाले लेक्चर में, बट आज हम डिटेल में बात करेंगे। और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों को आप डिटेल में समझते। देखो, एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन आगे आपकी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक बात है। इन दोनों को डिटेल में समझते हैं, इधर देखते हैं। ऐसा करते हैं, कंपैरिजन बना लो, कंपैरिजन बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सोचा था अलग अलग कराऊंगा, लेकिन अभी मन कर रहा है कि आपको कंपैरिजन के फॉर्म में करा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एक बीच में एक लकीर, एक रेखा खींच लो, राइट। इधर लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इधर लिख लो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों को समझते हैं, पैरेलली समझते जाएंगे, कंपेयर भी होता जाएगा और अच्छे से समझ भी आता जाएगा, राइट। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है यार, आपने इंथैल्पी में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट, जिसमें से हीट बाहर निकल रही हो, एग्जिट हो रही हो। एंडो मतलब आओ, जिसमें मतलब हीट आ रही हो, हीट ऑब्जर्व हो रही हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो पहला पॉइंट तो बेसिक पॉइंट ये लिख सकते हैं, द reaction in which heat observed is known as a endothermic reaction। इसी तरह इधर लिख सकते हो कि the reaction in which heat released, या अगर ज्यादा अंग्रेज बनना चाहें तो इवॉल्व लिख सकते हैं, इज नोन एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट
ऑब्जर्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अगर हीट की जरूरत पड़ रही है, मतलब हीट को देना पड़ रहा है, तब वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें हीट ऑब्जर्व हो। और जो केमिकल रिएक्शन में, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अगर एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, तब वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ हीट का यूज करते हुए दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तब मतलब वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जब हमारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट बनने के टाइम, वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सिंपल सी बात है कि जिस रिएक्शन में हमारी हीट जो है ऑब्जर्व होती है वो होती है एंडोथर्मिक, जिसमें हमारी हीट रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। ठीक बात है। अच्छा, इसको ग्राफिकल वे में समझते हैं, दोनों को एक साथ समझेंगे। पहले इसका ग्राफ समझते हैं। देखो, इधर मैं बना रहा हूं लेट्स से इंथैल्पी, कैसे लिखें, इधर लिख देते हैं ऐसे, इंथैल्पी। ए मेरा y एक्सिस में मैं इंथैल्पी बना रहा हूं, राइट। y एक्सिस में मैं इंथैल्पी बना रहा हूं, ठीक बात है। इधर मैं एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन है ना, मतलब कि रिएक्शन अभी कितनी हुई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब तो हमें इससे ही है, ये तो है कि कितनी अभी रिएक्शन हो गई है, 30% रिएक्शन खत्म हो गई है, 40% खत्म हो गई है, 50%। एक्स एक्सिस में ओ है कि कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस स्टेज तक पहुंच चुकी है, राइट। अच्छा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा? देखो यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होती है, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट है, जैसे मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये दो मेरे पास रिएक्टेंट है। ये दो रिएक्टेंट आपस में हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ ए हीट और प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तो मतलब अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, एंड ध्यान से सुनना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में एनर्जी या इंथैल्पी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट की? क्या समझा? प्रोडक्ट की होगी। आ रहा है दिमाग में? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और तब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा है क्योंकि रिएक्टेंट ने हीट को ऑब्जर्व किया और प्रोडक्ट बनाया। मतलब जो प्रोडक्ट बना उसमें हीट ज्यादा है, उसमें उसकी इंथैल्पी ज्यादा है, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका इंथैल्पी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है कि रिएक्टेंट की हीट कम, प्रोडक्ट की हीट ज्यादा, मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ए आपका क्या है? ए आपकी है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या इंथैल्पी के अगर अकॉर्डिंग लिखें तो ये हमारी है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। मतलब जब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 0 थी, मतलब जब अभी रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई है, तो रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई तो पूरा रिएक्टेंट ही है ना। जब रिएक्शन अभी शुरू भी नहीं हुई है, मतलब प्रोडक्ट बनना अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी पूरा रिएक्टेंट ही है। तो मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जब 0 होगी तब जो हमारी इंथैल्पी होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, राइट। और इधर आके रिएक्शन आपकी खत्म हो गई, तो मतलब इधर आके आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। इधर आके आपका प्रोडक्ट बन गया, तो ए इसके कोरोस्पोंडिंग जो हमारी इंथैल्पी है, ए है हमारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ए हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का लेवल है और ये हमारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का लेवल है। ठीक बात है, क्लियर है। ए आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने हीट को ऑब्जर्व किया और आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो आपको क्लियरली ये दिख रहा है, कि अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं, डेल्टा एच क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बच्चों वाली बात, है ना। अब अगर रिएक्टेंट हीट को ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट मींस प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा है रिएक्टेंट से, दिख भी रहा है ग्राफ से कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा है, एचपी की वैल्यू ज्यादा है एचआर के कंपैरेटिवली, मतलब एचपी ज्यादा है एचआर से, तो दैट मींस डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव आएगा,
डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होता है, और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं इंथैल्पी वाले लेक्चर में, राइट। अब बस थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझ के कर चुके हैं कि अगर ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उस अकॉर्डिंग भी समझ चुके हैं, राइट। सिंपल सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम होती है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा होती है, और ये जो इनके इन लेवल के बीच में जो डिफरेंस है रिएक्टेंट की इंथैल्पी और प्रोडक्ट की इंथैल्पी के, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच, और वो बराबर है एच पी माइनस एच आर के, और जो कि इस केस में हमारा पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि एच पी ज़्यादा है एच आर से। ठीक बात है, एच पी ज़्यादा है एच आर से, इसलिए एच पी हमारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से इन केस ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो रिएक्टेंट को एनर्जी ऑब्जर्व कराने का बन रहा होता है। मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसमें मान लो 20 जूल एनर्जी ऐड होकर फिर प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट में तो 20 जूल एनर्जी ज़्यादा ही होगी, है ना। 20 जूल एनर्जी ज़्यादा या 20 जूल इंथैल्पी ज़्यादा ही होगी, राइट। चलो ये बात समझ आ गई। अच्छा, तो इससे और क्या समझ आ रहा है, इससे और क्या समझ आ रहा है, पहले चलो इसका भी इधर भी समझ लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसका ग्राफिकल देखो, बिल्कुल सिमिलर उसके तरह से फॉर्मेट करने के लिए बनाएंगे। तो इधर भी है, इस बार हमारा इंथैल्पी है ना, इधर भी हमारा इंथैल्पी है एच बना रहे हैं, और इधर हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का हमारा ग्राफ कैसा होता है। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इस केस में हमारी रिलीज होती है, मतलब रिएक्टेंट में कुछ मान लो इस रिएक्टेंट के पास 100 जूल एनर्जी है, एक कुछ एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, मान लो 20 जूल ऑफ एनर्जी इसने रिलीज करके फाइनली प्रोडक्ट बना दिया। तो मतलब प्रोडक्ट के पास एनर्जी 80 जूल ही है ना, प्रोडक्ट के पास एनर्जी 80 जूल है, क्योंकि 20 जूल ऑफ एनर्जी तो रिलीज कर दी ना उसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के टाइम। तो मतलब इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना, इंथैल्पी ऑफ ए प्रोडक्ट कम है, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट की कम है, राइट। तो ग्राफ मतलब ऐसा बनेगा कुछ कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट की कम है, ऐसा बनेगा। कि ये हमारी इसके कोरोस्पोंडिंग जब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 0 थी तब हमारी जो इंथैल्पी होती है हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होती है ना। और जब रिएक्शन हो गई, जब ये पूरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई, ये जहाँ एंडिंग पॉइंट है ये हमारा एंडिंग पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, राइट। और अगर हम इनमें डिफरेंस देखें, इन दोनों के लेवल में डिफरेंस देखें, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का लेवल ए है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का लेवल ए है, ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है ना, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। तो ए हमारा डेल्टा एच है, ए हमारा डेल्टा एच है। तो हमारा डेल्टा एच बराबर होता है एच पी माइनस एच आर के, और इस केस में सर हमें क्लियरली दिख रहा है कि HP कम है HR ज़्यादा है, HP कम है HR ज़्यादा है, दैट मीन्स HP कम है HR ज़्यादा है, दैट मीन्स डेल्टा H नेगेटिव आएगा, है ना, डेल्टा H नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H हमारा नेगेटिव होता है, इंथैल्पी चेंज हमारा नेगेटिव होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हमें समझ आ रहा है, राइट। डेल्टा H हमारा बराबर HP माइनस HR के, और इस केस में हमारा HP जो है वो लेस देन होता है HR में, एंडोथर्मिक में HP ग्रेटर देन HR होता था, राइट। क्लियर है। चलो, तो एक बात और इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। देखो एक चीज तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी क्लियर करा चुका हूं, मोल कंसेप्ट में भी करा चुका हूं। एक थंब रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां एनर्जी कम उधर स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, जहां एनर्जी कम उधर स्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जहां एनर्जी वाली टर्म्स कम होगी उधर स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी। तो इंथैल्पी एक एनर्जी वाली टर्म ही है ना, इंथैल्पी एक एनर्जी वाली टर्म ही है। तो इस केस में देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा है। मतलब जिसकी इंथैल्पी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर हमसे पूछे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, तो जिसकी इंथैल्पी कम वो हमारा ज्यादा स्टेबल। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा। दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ ए रिएक्टेंट, दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक बात है, क्योंकि प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है। जितनी इंथैल्पी या एनर्जी वाली टर्म कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, राइट। या स्टेबिलिटी जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा, राइट। इन्वर्स रिलेशन चलता है, एनर्जी जितनी कम होगी या एनर्जी वाली टर्म्स जितनी कम होगी उसकी वैल्यू, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का इन केस ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस केस में उल्टा हो जाएगा, इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है। तो इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, और क्या बात कर सकते हैं? ये तो इसका कंसेप्चुअल बात हो गई कि हाँ इसमें कंसेप्चुअल क्या क्या बातें कर सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? देखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की और एक्सोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो एक आपके पास जनरल रिएक्शन है A+B, इससे आपका C+D बन रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, हीट हमारी ऑब्जर्व हो रही होती है, मतलब हीट इसमें ऐड हो रही होती है। लेट्स से x कैलोरी आपकी हीट ऐड हो रही है, x कैलोरी आपकी हीट ऐड हो रही है और आपका प्रोडक्ट बन रहा है C+D। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी को या कुछ हीट को ऑब्जर्व किया और फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट बना। एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A+B C+D माइनस x कैलोरीज, है ना। इसको इधर ले जाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लिखने में क्या ज़्यादा लिख सकते हैं ना, उस साइड लेके जा सकते हैं, राइट। कि मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से x कम है, राइट। मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी आपकी प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी आपकी यूज हुई, तब जाके आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक बात है, ये भी बोल सकते हैं एक तरीका, ये भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग तरह से रिप्रेजेंट किया हो तो घबराना नहीं है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं C+D और साथ में इधर लिख दें डेल्टा H जो है आपका वो प्लस x कैलोरीज है ना, डेल्टा H प्लस x कैलोरी। तो इन तीन वे में आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक इस तरह से दिखा दें, x कैलोरी दिखा दें कि रिएक्टेंट ने एनर्जी को ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट बनाया, या तो x को उधर ले जाएं तो माइनस में आ जाएगा, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इस फॉर्म में लिख दें कि डेल्टा H अलग से ही लिख दें रिएक्शन के बाद कि डेल्टा H इतना, है ना, क्योंकि डेल्टा H एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन से लिखेंगे। ठीक बात है। इसी तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस उल्टा करना है ना। रिप्रेजेंटेशन तो A+B, है ना। तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, तो मतलब कुछ एनर्जी कम हुई है, रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी निकली है बाहर, तो आपका फाइनली प्रोडक्ट बना है C+D, है ना। इस केस में माइनस होगा, इस केस में प्लस था, ऐड हो रही थी एनर्जी, ऑब्जर्व हो रही थी, इसमें से रिलीज हो रही है, इस केस में रिलीज हो रही है, राइट। और एक फॉर्म ये भी है, उधर ले जाएं x, ऐसे भी लिख सकते हैं C+D प्लस x कैलोरीज। तीसरा भी ऐसा है कि A+B C+D डेल्टा H माइनस x कैलोरीज लिख दे। तीन तरीके इसको भी रिप्रेजेंट करने के, है ना, सिंपल सी बच्चों वाली बातें हैं। क्लियर है। तो ये यार बात है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। क्लियर है बात। इसकी एग्जांपल चाहो तो क्या हो सकती हैं, एग्जांपल लिखनी है लिख लो। कहाँ लिखोगे, स्टेप नंबर 1 उठा देता हूँ। हाँ, कहाँ लिखोगे, है ना, इसको लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट। इसको लिख लेना, राइट। पॉज करके लिख लो, या तो आप कर्सर पीछे करोगे तो वापस ले जाके लिख सकते हो, आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीछे जितना मर्जी जा सकते हो, मेरा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे लिए रुका नहीं गया। सो
एक और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। देखो एग्जाम्पल्स, फिफ्थ पॉइंट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल की बात तो पहली बात तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जो हमने स्टार्टिंग में ली भी थी थर्मोकेमिकल रिएक्शन के टाइम। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, किसी चीज का टूटना है ना, जैसे अभी हमने ली थी ना 2KClO3 वाली, 2KClO3 इससे 2KCl और 3 ऑक्सीजन बन रहे थे और मैंने इधर डेल्टा H लिखा था है ना, ए डेल्टा H हमारा +X है। तो डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन जो होती है मतलब जिस चीज में हमारा कोई चीज टूट रही होती है, डीकम्पोज होना मतलब कि कंपोनेंट्स में टूट जाना, जिनसे मिलकर वो बना है वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना, डीकम्पोज हो जाना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, राइट। तो ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, तो मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल होती है, एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल होती है। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिएक्शंस है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिएक्शन जैसे फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, राइट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिएक्शन है ना, फ्यूजन मतलब अगर हमारे पास बर्फ है, बर्फ को अगर पानी बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी है ना, या पानी को अगर वेपर बनाना है, भाप बनाना है तब हीट देनी पड़ेगी, वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। या सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना है तब भी हीट देनी ही पड़ेगी, सब्लिमेशन, राइट। तो ये हमारी सारी एंडोथर्मिक की ही एग्जांपल्स हैं है ना, इन तीनों प्रोसेस के लिए हमें हीट देनी ही पड़ती है, राइट। अच्छा और क्या एग्जाम्पल, जितनी मर्जी ले सकते हो, मैं तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, बायो वाले स्टूडेंट को अच्छे से आती होगी, राइट। ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है ना। फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के प्रेजेंस में सनलाइट की जरूरत पड़ती है पौधों को खाना बनाने के लिए। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, राइट। अच्छा इसी तरह अगर हम चाहें एक्सोथर्मिक की बात करें, इधर लिख देते हैं इसको, डेल्टा H नेगेटिव इधर लिख दो, डेल्टा H +X, राइट। सो इसकी एग्जांपल्स जैसे कंबशन रिएक्शन, कोई जलाने वाली रिएक्शन, कोई चीज जलती है तो हीट रिलीज ही तो होती है ना, हीट रिलीज होती है, इसलिए तो आग लगती है तो सब कुछ जलने लग जाता है, क्योंकि बहुत हीट रिलीज होने लग जाती है, राइट। कंबशन रिएक्शन, इसकी हम बात ईडियोमेट्री में केमिकल क्या नाम है मोल कंसेप्ट में कर भी चुके हैं है ना, ईडियोमेट्री के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, जाओ देखो मोल कंसेप्ट में टाइप करो ईडियोमेट्री बाय दलजीत राजपूत, तो आएगा लेक्चर, राइट। तो X + Y/4 ऑक्सीजन से आपका X कार्बन डाइऑक्साइड और Y/2 वाटर बनता है, याद है। अगर जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो उनको तो रिएक्शन रटी हुई है, कंबशन रिएक्शन। ईडियोमेट्री करा चुका हूँ पूरा, लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 7 था आपका मोल कंसेप्ट का, राइट। तो कंबशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की टाइप होती है, जलने वाली रिएक्शन, किसी चीज को जलाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो नमक और पानी बना लेते हैं है ना, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, करा हुआ है हमने मोल कंसेप्ट में है ना। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाए, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही टाइप है। खुद भी सोच सकते हो यार, एक जगह आपका मान लो एक बीकर में बेस हो और ऊपर से आप एसिड फेंक दो तो एनर्जी रिलीज ही होगी ना, सिंपल सी बात है, एनर्जी रिलीज ही होगी। या जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस मतलब
पौधे जो खाना बनाते हैं वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है, मतलब हमारे बॉडी में जब हम ग्लूकोज खाते हैं, जब हम सब्जियां खाते हैं तो ग्लूकोज ही तो खा रहे होते हैं, तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। बायो वाले स्टूडेंट को पता होगा, मैथ वालों को कुछ भी नहीं पता होगा, राइट, में भी नहीं पता होगा, है ना। जो मतलब सिंपल सी बात है, जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं ग्लूकोज के, उसमें ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज को फिर अंदर हमारे सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी काम कर रही होती है, राइट। तो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन, जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर हमारे मिलेंगे। ये हमारी होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन, है ना। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हो जाना, ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज नोन एज ए, इस केस में हमारी एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H माइनस एक्स, और हमें एनर्जी मिलती है जिसके थ्रू हमारे बाकी सेल्स काम करते हैं और हमारी बॉडी भी काम करती है, राइट। हम ग्लूकोज खाते हैं, पौधे खाना बनाते हैं, हम उसको खाते हैं, हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा एनर्जी रिलीज करती है और वही एनर्जी रिलीज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारी बॉडी काम करती है ना। ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक बात है, क्लियर है। जिन्होंने ब्रीथिंग इन एक्सचेंज पढ़ा होगा बायो में, उनको ने रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना। सो बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, राइट, क्लियर है। चलो, तो ये आई होप एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जिसमें हीट रिलीज होती है। इसके हमने ग्राफ देख लिया, डेल्टा H इसका पॉजिटिव होता है, उसका डेल्टा H नेगेटिव, राइट। इस केस में इंथैल्पी हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। उस केस में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद इसकी हमने एग्जाम्पल देख ली कि एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, और फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, और हमने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, और इसकी कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन हमारी एग्जांपल हो सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल है वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगले लेक्चर में और बात होगी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अलग अलग इंथैल्पीज पे। एक कंसेप्ट पूरा क्लियर है, सब कंसेप्ट के तौर पे कुछ बात नहीं होगी। अगले लेक्चर में इंथैल्पीज की बात होगी, उसमें बात होगी कि कौन सी इंथैल्पी आपकी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, लेकिन कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलो, अब आगे करते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन पे। एक सेकेंड, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तुम देखो, तुम्हारे जरा मेरी बाहों में आकर तुम। मैं तेनू समझूं कि मैं तेरे बिना चलो आगे बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन की, जो कि सबसे मेन पार्ट है इस लेक्चर का। हीट ऑफ रिएक्शन, या इसी को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं,
है ना। मोस्ट ऑफ रिएक्शन आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं और आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी हीट बराबर इंथैल्पी की ही होती है ना। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। मैक्सिमम जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती हैं, इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट। हीट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर, है ना, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच आर, डेल्टा एच आर, ठीक है, डेल्टा एच आर। तो लिखो पहले इसकी एक डेफिनेशन, चेप लो, फिर समझते हैं कि क्या है चीजें, अच्छे से समझेंगे डिटेल में, क्वेश्चन आए हैं इससे। द हीट या द, ऐसे लिख लो चलो, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat released, the amount of heat released है ना, or observed, the amount of heat released or observed when number of moles of reactant, when number of moles of reactant reacts in accordance with balanced chemical reaction, in accordance with balanced chemical reaction to form product, is known as heat of reaction या enthalpy of reaction। इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं कि कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट ऑब्जर्व हुई जब हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। कि मतलब एक रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कितनी हीट रिलीज हुई या कितनी हीट ऑब्जर्व हुई, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। या अगर एंथैल्पी के टर्म में बोले तो कितनी एंथैल्पी या मतलब कि कितना इंथैल्पी में इंक्रीमेंट हुआ या कितना इंथैल्पी में डिक्रीमेंट हुआ, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक बात है, देखते हैं, समझ लो। देखो जैसे हाइड्रोजन है, लेट्स सेट, ऑक्सीजन है, राइट, और इससे आपका ए वाटर बन रहा है, ए वाटर आपका बन रहा है, लेट्स से अभी किसी भी स्टेट में बना दो, राइट। ए आपकी मैंने एक रिएक्शन लिखी है, सिंपल वाटर बनने की रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए रिएक्शन क्या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने वाली रिएक्शन हो सकती है, तो हाँ, इंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन के ए रिएक्शन एक गुड रिप्रेजेंटेशन है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो क्या है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ऑब्जर्व होती है, कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ए रिएक्टेंट है, ए प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्शन हमारी बैलेंस है। दैट मीन्स इस केस में जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम डेल्टा एच आर, उससे हम डेल्टा एच आर निकाल सकते हैं। मतलब ए रिएक्शन इज ए गुड रिप्रेजेंटेशन फॉर ए टू फाइंड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। अभी कोई वॉयलेशन नहीं है, आगे समझ आएगा कि मैं बात क्या बोल रहा हूं, अभी आगे समझ आएगा। देखो आगे, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके लेट्स से H2O2 बना रहा है, H2O2 बना रहा है। क्या ए रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन को रिसेंबल करेगी? मतलब क्या इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज होगा उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं? तो हाँ, बोल सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि कितनी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन तो बैलेंस ही है, एक हाइड्रोजन
H2 दो हाइड्रोजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, इधर भी दो H2 और O2, रिएक्शन बैलेंस है। दैट मीन्स ये भी हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इससे भी हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब इस केस में भी जो हीट चेंज होगा या इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, और इस केस में भी जो हीट चेंज होगा उसको हीट ऑफ रिएक्शन, या इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। आगे अब देखो, अब समझ आएगा ज़्यादा, जब कुछ गलत करते हैं तब सही वाला ज़्यादा समझ आता है कि ये बता क्यों रहा हूँ। क्या इस रिएक्शन इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन? नो। क्यों? क्योंकि ये आपकी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहली बात बैलेंस रिएक्शन करनी पड़ेगी, रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हो तब हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। क्या है? रिएक्शन आपकी बैलेंस है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो ऑक्सीजन एटम है, इधर दो हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इसमें, तो पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तब आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हो, राइट। मतलब अगर एक कोई अनबैलेंस रिएक्शन दी हो और आपको बोले क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने की रिएक्शन हो सकती है, एक गुड रिप्रेजेंटेशन है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने की, तो आप बोलोगे नहीं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तभी निकालते हैं जब हमारी रिएक्शन पहली बार बैलेंस स्टेज में हो, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे पहले केस में बैलेंस्ड रिएक्शन थी, दूसरे केस में भी बैलेंस्ड रिएक्शन थी, तो इन दोनों के केस में जो हमारा इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज होगा उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते, जो भी एनर्जी ही रिलीज होगी और जो भी ऑब्जर्व होगी उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंस रिएक्शन होना जरूरी है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक बात है। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन चार, मान लो चार ऑप्शन दिए हों और पूछें कि इन चारों में से कौन सा इज ए नॉट ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, तो आपको बस वो ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में अनबैलेंस रिएक्शन दी हुई है। जो अनबैलेंस रिएक्शन दी होगी वो उसके थ्रू हम हीट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए पहले बात बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक बात है। तो ऐसे चार ऑप्शन मान लो बना दिए, एक ऑप्शन उसमें ऐसा होगा जो कि अनबैलेंस होगा, और आपसे पूछेंगे कि बताओ इन चारों में से किस ऑप्शन से हम हीट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते, जो अनबैलेंस रिएक्शन वाला ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, उसको टिक लगा के 4 नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे। ठीक बात है। तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो हीट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक बात है, क्लियर है। चलें आगे। चलो अब यार, अब अगर बात करें तो हीट की बात करें तो हमें पता है यार कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें पता है कि हीट जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर में, जिसको हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होता है डेल्टा एच के, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है किसके, बोलो एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है डेल्टा यू के, है ना, पढ़ चुके हैं। क्यूपी बराबर डेल्टा एच, क्यूवी बराबर डेल्टा यू के, बहुत आराम से पढ़ चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, क्वेश्चन भी इस पे हम कर चुके हैं इंथैल्पी वाले लेक्चर में, राइट। तो ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन बराबर इंथैल्पी चेंज के भी हो सकता है, हीट ऑफ रिएक्शन बराबर आपका इंटरनल एनर्जी चेंज के भी हो सकता है, राइट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है। मैक्सिमम रिएक्शन आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो मैक्सिमम जगह आपके जेई में और नीट में 99.99% जगह यही यूज होगा, इसलिए मैंने हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक साथ लिखा, राइट। क्योंकि मैक्सिमम जो रिएक्शन है आपकी वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो मैक्सिमम केस में हीट ऑफ रिएक्शन हमारी इंथैल्पी चेंज के बराबर ही होता है। लेकिन अगर कंसेप्चुअली बात करें तो हीट ऑफ रिएक्शन हमारी डेल्टा एच के बराबर भी हो सकता है, डेल्टा यू के बराबर भी। 99.99% आपकी रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, दैट्स व्हाई हीट हम इंथैल्पी के बराबर लिख सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज बराबर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो उस केस में तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, राइट। तो मतलब हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा यू के बराबर भी हो सकती है, डेल्टा एच के बराबर भी, यही आपका, बट ये आपका 99.99% टाइम आपके क्वेश्चंस में यही अप्लाई होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। लेकिन ये आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि 0.001% केस अगर ऐसा आए जिस केस में हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने को बोले तो आपको डेल्टा यू निकालना है, सिंपल,
राइट। अगर हीट ऑफ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर निकालने को बोले तो आपको डेल्टा एच निकालना है, अगर हीट ऑफ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने को बोले तो आपको डेल्टा यू निकालना है। क्लियर बात है, सही है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये तो बात पहली हो गई इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन की या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इस पूरी स्लाइड में अभी तक आप यही समझे कि बस इतना समझना कि हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ही हम निकालते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ही हीट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। अनबैलेंस्ड रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, राइट। पहले उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, फिर उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ इस केस में जो हीट एक्सचेंज हुआ उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। बैलेंस पहले करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जो हीट एक्सचेंज होगा उसको आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। अनबैलेंस रिएक्शन के लिए बात नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। चलो अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम केस में हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही बोलते हैं, तो चाहे मैं हीट ऑफ रिएक्शन बोल दूं या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ बस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कुछ रेयर केस में हमारा हीट ऑफ रिएक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर भी होता है, जब हमारा रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, जो कि इन जनरल नहीं होती मैक्सिमम केस में, लेकिन 0.1% केस में अगर हो तो हीट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर भी होता है, राइट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हीट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहली बात रिएक्शन कंडीशन है ना, सबसे पहले तो बात यही है जो कि अब अभी हम पढ़ के हटे हैं। रिएक्शन कंडीशन कि रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रही है, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस केस में हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा डेल्टा एच के, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसा लिख लो, चलो हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के, है ना, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन के, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन के। और मैंने आपको इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू किसी केमिकल रिएक्शन को के लिए कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला कराया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, याद करो, इंथैल्पी में कराया है कि अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन दी हो उसके लिए आपको डेल्टा एच या डेल्टा यू निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, याद है, किया हुआ है इंथैल्पी में, राइट। तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इसका यूज करके हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच या डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते थे, राइट। तो अगर हमारी रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही होगी और हमें हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे होंगे तो हमें डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू निकाल लेंगे। अगर हमें किसी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होगी, अगर मैक्सिमम केस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होती है तो हम डेल्टा एच निकाल लेंगे। डेल्टा एच ही बराबर हीट ऑफ रिएक्शन के होगा, है ना। डेल्टा यू आपका तब होगा हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहे होंगे, राइट। तो अगर हमारी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही होगी तो इस फॉर्मूले का यूज करके डेल्टा यू निकाल लेंगे, और अगर हमारी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होगी जो कि मैक्सिमम टाइम होती है तो हम डेल्टा एच निकाल लेंगे, है ना। इस रिएक्शन से दोनों चीजें आ जाती हैं, डेल्टा एच भी डेल्टा यू भी। तो ये रिएक्शन का हम यूज करके डेल्टा एच या डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हैं और वही हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में डेल्टा एच बराबर होता है हीट ऑफ रिएक्शन के, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में डेल्टा यू बराबर होता है हीट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। और हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू हमको निकालना आता है रिएक्शन के लिए, तो यही हमारा, इससे हम हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, राइट। इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तीसरे लेक्चर में, राइट। आगे चलो, टेम्परेचर, पहली बात तो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड होती है, दूसरी बात टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर पे, राइट। टेम्परेचर पे क्या बात कर सकते हैं, जैसे पहले बात कर लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, डेल्टा एच वाली चीज़ें होंगी, तो मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच टू, डेल्टा ऐसा लिख देते चलो, डेल्टा एच टी टू, डेल्टा एच टी वन, है ना। इंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर टी टू, इंथैल्पी चेंज एट टेम्परेचर टी वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन बराबर होगा डेल्टा किसके, डेल्टा सी पी एम की सी वी एम, सी पी एम ना, याद है सी पी एम, है ना। में रिलेशन हमने किया हुआ था कि डेल्टा एच बराबर होता है एन सी पी एम डेल्टा टी के, उसी का यूज करके निकाला है टेम्परेचर चेंज के लिए, राइट। अगर डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी का चेंज निकालना है तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा ऑफ डेल्टा एच वो बराबर होगा डेल्टा टी इधर आ जाएगा और डेल्टा ऑफ सी पी एम, नंबर ऑफ मोल अभी हमने एक ही रखा है तो आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एच, तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन बराबर होगा डेल्टा सी पी एम के, राइट। और जिसमें सी पी एम हमारा क्या होगा, डेल्टा सी पी एम बराबर, डेल्टा सी पी एम बराबर सम ऑफ सी पी एम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ सी पी एम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ सी पी एम ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल सी बात, राइट। सम ऑफ सी पी एम ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा क्या होगा, सी पी एम डेल्टा सी पी एम, ऐसे हम निकाल सकते हैं, सी पी एम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सी पी एम ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा सी पी एम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, डेल्टा सी पी एम ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, राइट। तो टेम्परेचर पे हमारी इंथैल्पी चेंज ऐसे डिपेंड करती है या हीट ऑफ रिएक्शन ऐसे डिपेंड करती है जब कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा यू के अकॉर्डिंग होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बस जहां डेल्टा एच है उधर जहां आपका डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू टी टू, डेल्टा यू टी वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन, और डेल्टा यू वाले में क्या आता था, सी वी एम आता है, राइट। डेल्टा एच वाले फॉर्मूले में सी पी एम, डेल्टा यू वाले फॉर्मूले में सी वी एम, तो डेल्टा सी वी एम, है ना। याद है डेल्टा यू बराबर होता था एन सी वी एम डेल्टा टी के, है ना। ये डेल्टा यू का फॉर्मूला है, डेल्टा एच का सारा कुछ कराया हुआ है तो इसलिए जल्दी जल्दी बात हो रही है इस पर, राइट। ये नहीं कि भगा रहा हूँ, ये कराया हुआ है इसलिए सीधा सीधा बात हो रही है, राइट। और डेल्टा सी वी एम भी क्या होगा, डेल्टा सी वी एम बराबर होगा समेशन ऑफ सी वी एम ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ सी वी एम ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होगा हमारा डेल्टा सी वी एम, ठीक बात है। तो पहली बात तो हमारी कौन कौन से फैक्टर पे हमारी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, उसके 6 फैक्टर हैं जिस पे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, जिसमें पहले 2 हैं रिएक्शन कंडीशन, दूसरा है टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो सकता है। जब कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है तो हीट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा एच के होता है, और डेल्टा एच टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर T2 है तो हमारी डेल्टा एच T2, जब टेम्परेचर T1 है उस टाइम हमारा इंथैल्पी चेंज T1, तो मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा घटा रहे हैं वैसे वैसे इंथैल्पी चेंज घटता बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये हमारा 2 रिलेशन है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस के, ठीक बात है। आगे बात करते हैं, आगे तो पहला है रिएक्शन कंडीशन, दूसरा है टेम्परेचर। आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे हैं जिस पे हमारी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, तीसरा फैक्टर जिस पे हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है या अफेक्ट करती है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट करता है उसकी अगर तीसरा बात करें तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की चेंज होगी तब भी हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे जैसे मान लो कोई रिएक्शन, चलो सिंपली रिएक्शन
ए आपका वाटर बना, एक बार मैं फिर वाटर बनाऊंगा, सॉरी एक जगह मैंने स्टीम बनाई है H2O गैस, और एक जगह मैंने अब वाटर बना रहा हूँ। एक बार मेरा वाटर मैंने लिक्विड स्टेट में बनाया, एक बार मैंने गैसियस स्टेट में बनाया। तो अगर मतलब देखो इस पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहली रिएक्शन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, मतलब स्टीम बना रहे हैं, भाप बना रहे हैं, हाइड्रोजन के वेपर सॉरी वाटर के वेपर्स बना रहे हैं, और इधर पानी बना रहे हैं। इधर हमारा वो H2O जो है लिक्विड स्टेट में है, इधर हमारा गैसियस स्टेट में है। तो अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की चेंज होगी तो इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन भी अलग अलग होगी। मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लेट्स से अगर इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस एक्स है ना, कैलोरी पर मोल, तो इसके लिए -x नहीं होगी, इसके लिए कुछ और होगी। मतलब दोनों के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी। अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फेस चेंज होगा तो हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। ठीक बात है। अगर वैसे में अगर थॉट प्रोसेस से सोचने की बात है, सोच सकते हो कि अगर पूछें कि दोनों में से कौन y का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि x का, खुद से सोचो। वाटर मतलब H2O लिक्विड में बनाने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी या H2O गैसियस फॉर्म में जब बनेगा तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? लिक्विड में होगा तब ज़्यादा, क्योंकि वाटर बनाने के लिए मतलब जब H2O को लिक्विड फॉर्म में बनाना है तो लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स और क्लोज आएंगे, तो मॉलिक्यूल और क्लोज आएंगे तो एनर्जी और ज़्यादा रिलीज होगी। तो मतलब अगर वैसे पूछे तो मैग्नीट्यूड ऑफ y इज ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x के, क्योंकि वाटर बनाने के टाइम एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। क्योंकि वाटर कब बनता है, वाटर एक जगह आपकी भाप बन रही है, तो भाप बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को क्लोज होना जरूरी नहीं है, वेपर्स फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में दूर दूर होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। लेकिन लिक्विड के टाइम आपके मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, तो जितना क्लोज आएंगे उतनी एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा, मतलब इस केस में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस केस में, राइट। तो वैसे भी आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ y ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x से। तो दैट मीन्स स्टेट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट चेंज होगी तो आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। ठीक बात है। चलो आगे बात करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या कि मतलब किसी एक एलिमेंट के दो फॉर्म हो। जैसे कार्बन हमारा ग्रेफाइट के फॉर्म में भी होता है ना। आप जब छोटे बच्चे थे तो पेंसिल यूज करते थे, तो उसमें पेंसिल में ग्रेफाइट ही तो होता था, है ना। तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में यूज होता है। तो इसकी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के लेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इस केस में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लेट से मेरा कुछ है, मान लो -x1 है। और अब मैं कार्बन से ही हमारा डायमंड भी बनता है, हमारा हीरा, है ना। कार्बन से हमारा डायमंड भी बनता है। तो इधर से मैंने एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इधर डेल्टा H -y होगा। मतलब किसी एक एलिमेंट की दो डिफरेंट फॉर्म हो, उसी को एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो अगर एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, मतलब पहली कार्बन की पहली एलोट्रोपिक फॉर्म थी ग्रेफाइट, दूसरी थी डायमंड, राइट। तो जब एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होंगी तब भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी। एक जगह कार्बन इन फॉर्म ऑफ ए ग्रेफाइट लो, तब ऑक्सीजन से कंबशन कराओ, तब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग होगी। जब कार्बन इन फॉर्म ऑफ ए डायमंड लो, तब आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग होगी, राइट। है दोनों ही कार्बन, बस एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग है। एक ग्रेफाइट है, एक डायमंड है, राइट। दोनों ही चीज़ कार्बन से बनी होती है, लेकिन एक पेंसिल के आम सिक्कों में मिलती है, 2-2 रुपये का बिकती है, और एक अरबों में भी जाती है उसकी वैल्यूएशन, राइट। तो क्लियर है। एलोट्रोपिक फॉर्म अगर डिफरेंट होगी, मतलब ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। वैसे तो देखें कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक कार्बन हमने कौन सा यूज किया है, ग्रेफाइट वाला, और एक कार्बन डायमंड वाला। दो अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं एक सिंगल एलिमेंट की। तो एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होंगी तो हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एलोट्रोपिक पे भी डिपेंड करती है। अगर एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। ठीक बात है। तो ये चौथा फैक्टर है। अब बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ फैक्टर की, और फिफ्थ और सिक्स्थ ही सबसे मेन है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो फिफ्थ और सिक्स्थ से आते हैं। और अगर आप मेरे से पूछो कि इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ ही है। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको देखते हैं।
चलो पांचवा फैक्टर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो समझते हैं, जैसे आपकी हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है ना, मोल कंसेप्ट में भी हमने की थी, हालांकि नहीं भी की है तो पी ब्लॉक में करेंगे। अगर आपने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो, मैंने तो कराया है, आपने नहीं पढ़ा है तब की बात बोल रहा हूँ। तो ये हमारा ये हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है जिसके थ्रू हम अमोनिया बनाते हैं, राइट। तो हैबर प्रोसेस में वैसे हमारा जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है, -x कैलोरी पर जूल मान लो हमारा, कैलोरी पर मोल हमारा, इसका डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ए है, राइट। इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारी ए है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -x कैलोरी पर मोल है। अब ये मेरा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन था। अब अगर मैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दूं, मतलब रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो हमारा +x होगा, +x कैलोरी मोल, राइट। अगर हमारी इस रिएक्शन का डेल्टा एच -x कैलोरी पर मोल है, तो अगर इसकी उल्टी रिएक्शन का रिवर्स कर देंगे तो इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे, अगर रिएक्शन को उल्टा देंगे तो हमारा डेल्टा एच का साइन भी चेंज हो जाएगा, राइट। पहली बात तो है। और अगर मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं किसी एक कोफिशिएंट से, जैसे मैं इसको अगर पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाली को, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हाइड्रोजन और इधर आपका 4 अमोनिया बना, है ना। मैंने ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिएक्शन बन गई आपकी, है ना, ये रिएक्शन आपकी बन गई। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच बराबर होगा -2x के, है ना, -2x कैलोरी पर मोल की, राइट, है ना। मतलब 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए अगर इंथैल्पी चेंज -x का हो रहा है तो 4 मोल अमोनिया बनाने के लिए -2x का ही होगा, राइट। तो 2 से अगर हमारी रिएक्शन किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी उतने ही कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक बात है। या 1/, मतलब डिवाइड कर दो, वैसे डिवाइड तो नहीं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इस रिएक्शन, मतलब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी तो बोल सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे भी देखो, मैं अगर ये बोलूं कि इस रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इस रिएक्शन को अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, इस रिएक्शन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा, है ना। अगर मैं ऊपर रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये रिएक्शन बन के आएगी, है ना। इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये रिएक्शन आई, राइट। अब डिवाइड को मैं चाहूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी बोल सकता हूँ ना, चाहे मैं ये बोल दूं कि इस रिएक्शन कहाँ से कैसे आई, कि इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, या तो ये बोल दूं कि इस रिएक्शन को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया। अगर हाफ से मल्टीप्लाई भी करूंगा इस रिएक्शन को तब भी तो ये रिएक्शन बनेगी, तो चाहे मैं डिवाइड के फॉर्म में बोल दूं चाहे मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोल दूं, राइट। तो इसका भी डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच क्या होगा, -x/2 कैलोरी पर मोल, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जैसा मल्टीप्लाई में रूल चलता है वैसे ही डिवाइड में भी चलता है। क्लियर है बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से सुनो क्या बात है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन की बात हो रही है। हीट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी, वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। जेई और नीट में अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत आए हुए हैं क्वेश्चन। जैसे कि इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एच हमारा -x किलो कैलोरी है, तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो डेल्टा एच का साइन भी चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका डेल्टा एच, जो नवी रिएक्शन बनेगी उसका डेल्टा एच में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका डेल्टा एच में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर हम मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन का चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज होते जाएगी, ठीक बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। क्लियर है बात। चलो आगे दूसरी बात, 6वां, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस, अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तब की बात बोल रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस। जैसे मान लो एक रिएक्शन है सर आपकी ए और बी आपस में रिएक्ट करके, या छोटी ले लेते हैं चलो, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। मान लो एक रिएक्शन आपकी रिएक्शन नंबर 1 है कि जिसमें ए से बी बन रहा है और इसके लिए आपका डेल्टा एच है डेल्टा H1, राइट। और एक बार आप एक दूसरी रिएक्शन है जिससे सी से डी बन रहा है और इसके लिए इंथैल्पी चेंज है आपकी डेल्टा H2, राइट। अब अगर इन दो रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं, इन दो रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगी मेरी रिएक्शन? इन दो रिएक्शन को मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरी रिएक्शन बनेगी A प्लस सी बराबर B प्लस डी, A प्लस सी बराबर B प्लस डी, राइट। मतलब पहली रिएक्शन मेरी ये थी, दूसरी रिएक्शन ये थी। अब अगर मैं दो रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया, तो दो रिएक्शन को ऐड कर दिया तो मेरी ये रिएक्शन आ जाएगी A प्लस सी बराबर B प्लस डी, राइट। A प्लस सी बराबर B प्लस डी। तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी क्या होगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज क्या होगा? तो इसका इंथैल्पी चेंज डेल्टा H बराबर होगा पहले की इंथैल्पी चेंज प्लस दूसरे की इंथैल्पी चेंज। मतलब अगर दो रिएक्शन ऐड करोगे तो उनकी इंथैल्पी भी आपस में ऐड हो जाएगी। पहले रिएक्शन की इंथैल्पी, दूसरे रिएक्शन की इंथैल्पी इज ए इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन विच फॉर्म आफ्टर एडिशन ऑफ ए 2 और मोर रिएक्शन। ठीक बात है, क्लियर है। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट भी करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? A माइनस सी बराबर B माइनस डी, B माइनस डी ए आएगा, है ना। इसको चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C को उधर ले जाओ तो A प्लस डी B प्लस सी, सब्ट्रैक्शन को इसको, ये दोनों एक ही चीज है ना। ऐसे लिख दूं चाहिए ऐसे लिख दूं। तो अगर दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंथैल्पी हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी कि डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज डेल्टा H माइनस डेल्टा H2, राइट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्लियर बात? ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड से जेई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारे इन दो फैक्टर पे बहुत डिपेंड करती है। कि पहली बात तो हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि अगर इस रिएक्शन का इंथैल्पी, हमारा इंथैल्पी चेंज -x कैलोरी है, तो अगर रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगा तो डेल्टा H का साइन भी चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हर साइड, तो हमारा डेल्टा H भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं इस रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा डेल्टा H भी हाफ से डिवाइड हो जाएगा। इंथैल्पी हमारी चेंज होते जाएगी जैसे जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन चेंज करता जाऊंगा। और दूसरी बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रिएक्शन, अगर पहली रिएक्शन का A से B आपका जब बन रही है, पहली रिएक्शन A है, इसके लिए इंथैल्पी चेंज हमारा डेल्टा H1 है, और दूसरी रिएक्शन जिससे C से D बन रहा है उसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारी डेल्टा H2 है। तो अगर ये दो रिएक्शन के एडिशन से जो बनी रिएक्शन है, मतलब इन दो रिएक्शन को ऐड करूं तो ये रिएक्शन बन के आएगी। तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा वो बराबर होगा इन दो रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज के सम के। और या दो रिएक्शन का सब्ट्रैक्ट करूं तो जो फाइनल रिएक्शन है सब्ट्रैक्शन के बाद आई उसका इंथैल्पी चेंज बराबर होगा इन दोनों रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज के सब्ट्रैक्शन के बराबर, राइट। मतलब दो रिएक्शन को ऐड करेंगे या दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके इंथैल्पी चेंज भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी साथ साथ में, क्लियर है बात। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो क्लियर है। तो ये 6 फैक्टर हैं जिन पे आपके हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर का मेन काम हो गया है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बात रह गई है, उसको देखते हैं। दो क्वेश्चन लेके आया हूं, दो क्वेश्चन देखते हैं। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, पछताओगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, दो क्वेश्चन ही करने हैं हमें, राइट। बाकी सब आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, पहला क्वेश्चन,
दो क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है नीट 2023 में आया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दी है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? 2H2 ऑक्सीजन गैस, एक आपको एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन दी हुई है सर, और इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिया है कितना? -483.64 किलो जूल, राइट। ये आपको एक रिएक्शन दी है, तो क्या बोल रहे हैं, नीट 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, एंड इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दिया है -483.64 किलो जूल दिया हुआ है। व्हाट इज ए इंथैल्पी चेंज, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज ए इंथैल्पी चेंज फॉर ए डीकम्पोजिशन ऑफ ए 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन के लिए इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन क्या होगी, इंथैल्पी चेंज कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो सीखो, पहली बार सीखना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत रद्दी है लेकिन पहली बार में भी सीखना पड़ सकता है। आपको क्या बोल रहे हैं, इंथैल्पी चेंज निकालना है किसका, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर का, वाटर के डीकम्पोज, 1 मोल ऑफ वाटर के डीकम्पोजिशन का। वाटर की डीकम्पोजिशन का मतलब क्या, कि वाटर को तोड़ना, राइट। वाटर हमारा लिक्विड सेल में किस में दिया हुआ है, लिक्विड सेल में है, गैसेस में है, अच्छा हाँ, इंथैल्पी चेंज ऑफ डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ना है, इसको हमें तोड़ना है, राइट। तो इससे इसके अगर हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, इसकी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या ऐसी होगी, बोलो, वाटर की डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होगी, वाटर को डिकम्पोज करना, तो ये उसकी वाटर की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। मतलब हमें इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका निकालना है, ये हमें पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन के लिए इंथैल्पी चेंज कितनी होगी, हमें वही निकालना है, राइट। समझ आया क्वेश्चन, हमें ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है, इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन के लिए इंथैल्पी चेंज कितना होगा, आपको निकालना है। अब आपको बस क्या करना है, इस रिएक्शन को इधर तक पहुंचाओ, इस रिएक्शन को इसमें कैसे बना सकते हो। देखो पहले क्या करो, इस रिएक्शन को मैं इन्वर्ट कर दूं, इस रिएक्शन को अगर मैं घुमा दूं तो ये रिएक्शन ऐसे बन जाएगी। देखो अभी सीखना सीखो, अगले लेक्चर में भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के और क्वेश्चन, अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो पहली बात तो वाटर की डीकम्पोजिशन रिएक्शन बन के आ गई, और अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, +483.64 किलो जूल, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो मेरा डेल्टा एच का साइन भी चेंज होगा, राइट। तो मतलब इस रिएक्शन का मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया था, तो इसका क्या होगा, इतना होगा प्लस में, राइट। अब मुझे निकालना 1 मोल के लिए है, तो मैं इस पूरी रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूं या मैं पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब मैं पूरी रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूंगा, है ना, पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूंगा या हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रिएक्शन ऐसे आ जाएगी, ये रिएक्शन मेरी ऐसे आ जाएगी, है ना। इस पूरी रिएक्शन को अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें ये रिएक्शन बनानी है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई जो हमें चाहिए थी। तो इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन इसका जो है, इससे हमें बस 2 से डिवाइड ही तो किया है, तो मतलब ए होगा। अभी पहले समझो आराम से, देखो वापस समझो, आपको क्या बोला था, आपको इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई थी। आपको बोल रहे थे कि आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है 1 मोल ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन का, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर की डीकम्पोजिशन का आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। इसी यही एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मतलब इसी का यूज करते हुए हमें इधर तक पहुंचना है, राइट। इसी का यूज करते हुए हमें इधर तक पहुंचना है। तो हमें आता है करना काम, खेलना आता है हमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड वाटर है, इधर वाटर इस साइड है, तो सबसे पहले हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो डेल्टा एच का साइन इधर नेगेटिव था, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं।
तो पहली बात तो हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अब मुझे ए बनाना है तो मुझे कोफिशिएंट इधर 1 करना है, तो मतलब मैं 2 से डिवाइड कर दूं या हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, तो जब 2 से डिवाइड किया तो ये रिएक्शन आ गई। तो जब 2 से डिवाइड किया तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका 2 से डिवाइड होगा, मतलब इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करो। 2 से डिवाइड करें तो 1 1 4 राइट, 1 नहीं 2 आएगा ना, 2 4 1 6 8 2 241.8 किलो जूल, ये आएगा इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर डी हमें दिया हुआ है 241.80 किलो जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो समझे क्वेश्चन को, अभी स्टार्ट है ना, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ था, आपको इस रिएक्शन के लिए पूछ रहे थे, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर के लिए पूछ रहे थे, मतलब इसका पूछ रहे थे। तो आपने बस इस रिएक्शन को इसमें बना लिया, पहले इसको इन्वर्ट किया तो ये रिएक्शन आई, इसका डेल्टा एच इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिएक्शन आई। तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका हाफ से ए भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए आई इतनी। तो इस इंफॉर्मेशन से आपने इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, तो ही आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको क्या होगा, ऐसी थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं कि एक रिएक्शन की कोई डाटा दिया होगा, किसी दूसरे रिएक्शन की बात पूछ रहे होंगे कि इसका एंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो जो आपको डाटा दिया होगा उसी को तोड़ मरोड़ के आपकी वो वाली इक्वेशन आपको बनानी है, वो वाली रिएक्शन बनानी है जिसकी आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। राइट, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर समझ आएगा। एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, नीट 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। एक लेते हैं जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, एक लेते हैं जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, जेई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 30 जनवरी शिफ्ट 2 में 2 रिएक्शन दी हुई है सर। आपको 2 रिएक्शन कौन कौन सी दी हुई है, आपके साथ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 रिएक्शन दी है आपको, 2 आयरन इसके साथ रिएक्ट करके 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका पहली बात तो Fe2, एक पहली थर्मोकेमिकल रिएक्शन दी है जिसका आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच नोट दिया हुआ है -822 किलो जूल मोल। राइट, एक पहली रिएक्शन आपको दी हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और दूसरी रिएक्शन आपको क्या दी है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ये आपको दूसरी रिएक्शन दी है डेल्टा एच नोट, इसका दिया है -110 किलो जूल पर मोल। राइट, और आपको क्या पूछा है, आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है इस रिएक्शन का। एक नीचे रिएक्शन दी है 3C Fe2O3 2Fe, इस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 में आया हुआ है। राइट, आपको 2 रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, तीसरे का निकालना है। तो क्या करना है, तो इन 2 रिएक्शन का यूज करके तोड़ मरोड़ के रिएक्शन बनानी है, तो बना लो, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा समझने में टाइम लगा होगा, अब दूसरा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कुछ। देखो आपको क्या करना है, ए रिएक्शन बनानी है ये दो चीज़ों का यूज करते हुए। तो पहली बात तो क्या करो, इधर 3C है तो मतलब पहली इस वाली रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। इधर 3C है, अगर मुझे ए रिएक्शन बनानी है तो पहली बात मैं इस दूसरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। राइट, तो दूसरी रिएक्शन को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर लिखता हूं, चलो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, तो ये आया मेरा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए डेल्टा एच एक के लिए, इस 1 मोल ऑफ के लिए हमारा डेल्टा एच -110 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 110 किलो जूल पर मोल। 3 × 110 मतलब 330 आ गया है ना, 330 आ गया किलो जूल मोल, किलो जूल मोल लिख लो। राइट, तो हमने पहले 3C बना लिया, इस साइड 3C बना लिया। अब Fe2O3 चाहिए इस साइड, Fe2O3। तो देखें अच्छा, तो Fe2O3 देखो आपका इस साइड है, तो पहले इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा।
है ना, बस इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इन्वर्ट कर लो, है ना, इसको इन्वर्ट कर लो Fe2O3। मुझे बस किसी भी तरह इनको तोड़ मरोड़ के इस रिएक्शन तक पहुंचना है और कुछ नहीं है। अपने आप फिर अपने आप इस तरफ डेल्टा H आते जाएगा, अपने आप इधर डेल्टा H सोल्व होते जाएगा, आप तोड़ मरोड़ के इसको करो, इधर डेल्टा H अपने आप निकलता जाएगा, राइट। तो पहले मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर लो, तो रिवर्स किया तो मेरे पास आया 2Fe 3/2 ऑक्सीजन, 3/2 ऑक्सीजन, राइट। ये आ गया। रिवर्स कर देंगे तो हमारा डेल्टा H इस उसके लिए अगर -822 है तो इसके लिए प्लस 822 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, है ना, राइट। मैंने 3 कार्बन बना लिया, Fe3 कार्बन इस साइड आ गया, Fe2O3 इस साइड आ गया। इस रिएक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इधर 3 कार्बन वाली रिएक्शन बना ली, क्योंकि इस फाइनल रिएक्शन में 3 कार्बन चाहिए थे और इस साइड Fe2O3 चाहिए था, तो मैंने रिएक्शन को इन्वर्ट भी कर दिया। अब क्या करूँ, अब मुझे ये रिएक्शन बनानी है, एक काम कर लिया। अब इन दो रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो क्या बन रहा है। दो रिएक्शन को ऐड कर दो, इन दोनों को। पहली बार ही टाइम लगता है क्योंकि समझ नहीं आता है इतना, लेकिन काम आसानी है। इन दोनों रिएक्शन को ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके बस ये वाली रिएक्शन फाइनल बनानी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। कोई दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी बनानी है, तो बस उल्टा करके मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर दो, ऐसे करके बस किसी तरह इस रिएक्शन तक पहुंचना है। तो पहले मुझे इस रिएक्शन से हिंट, अगर आपको रिएक्शन हिंट देगी कि इधर 3 कार्बन है, आपको गिवन दी है 1 कार्बन के लिए, तो पहले इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे इधर Fe2O3 है, मतलब लेफ्ट साइड में आपका Fe2O3 है, इधर Fe2O3 राइट साइड में है, तो मतलब रिएक्शन को इन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाली को। तो इस रिएक्शन को इन्वर्ट किया, उसका इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा और ऐड होके क्या बनेगी, क्या हमारी वही रिएक्शन आ रही है जो हमें चाहिए, क्या हमारे पास वही रिएक्शन आ रही है जो हमें चाहिए। ऐसे लिख देते हैं, आइडन पहले लिख देते हैं। देखो क्या इन दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद यही रिएक्शन आ रही है जो हमें चाहिए। इसी रिएक्शन का हमें निकालना, तो वो रिएक्शन हमने बना ली। तो इसका अब डेल्टा H क्या आएगा, इसका डेल्टा H क्या होगा, इन दो रिएक्शन को ऐड करके रिएक्शन आई, तो इसका डेल्टा H और इसका डेल्टा H का सम इसका वो होगा, है ना। इसको अगर मैं डेल्टा H1 बोल देता हूँ, इसको डेल्टा H2, तो इसका डेल्टा H क्या होगा, वो बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, है ना। जब रिएक्शन ऐड होती हैं तो आपकी इंथैल्पी भी ऐड होती जाती है साथ साथ में। तो इसकी है -330 और इसकी है 822। तो अगर करें तो 800 में से 300 गए, 522, 30 22 गए, तो उसके बाद 2 8 और गए, तो आपका आया 492 किलो जूल, 490 किलो जूल पर मोल। ये आ गया आपका डेल्टा H इस रिएक्शन का। और इसी रिएक्शन का हमें निकालना था इंथैल्पी चेंज, तो हमने निकाल लिया, है ना। सिंपल सा काम उतना ही करना है। 2 रिएक्शन दी होंगी, किसी तीसरी रिएक्शन का निकालने को बोला होगा, तो इन 2 रिएक्शन को तोड़ मरोड़ के बस आपको जो जिस रिएक्शन का निकालने को बोला होगा वो बनानी है। और वो आपको रिएक्शन खुद ही हिंट देगी। जैसे ये रिएक्शन खुद ही हिंट दे रही है कि पहले एक काम करो कि इस रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कार्बन का कोफिशिएंट 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका डेल्टा H A आ गया। उसके बाद एक चीज बता रही है कि इस साइड Fe2O3 होना चाहिए, तो इस रिएक्शन को मतलब ऊपर की रिएक्शन को इन्वर्ट कर दो। ये हिंट खुद ही मिलता है कि इन्वर्ट कर दो, क्योंकि Fe2O3 इस साइड चाहिए, तो दूसरी रिएक्शन को इसलिए हमने इन्वर्ट कर दिया, दोनों को काम कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। तो इस रिएक्शन का हमारा डेल्टा H हमने अभी निकाल के रखा, इसका हमने अभी निकाल के रखा, इन दोनों को ऐड करके हमारी फाइनल रिएक्शन आ गई। तो मतलब डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। उसको सोल्व किया, 492 आंसर आया, राइट। इसको बस हमें, ये हमारा जेई मेंस कब आया हुआ है, जेई मेन 2024 में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, आपको टाइप करके 492 भरना था उधर, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। इस तरह के आपको 2-4 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेना, आपको मिल जाएंगे PYQ में पिछले 5 साल में ही, राइट। उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, यही काम करना जो हमने इस 2 क्वेश्चन में किया है। पहला डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में बस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन को डिराइव किया जो हमें गिवन रिएक्शन दी हुई थी उस अकॉर्डिंग। इसमें भी हमने जो हमें गिवन रिएक्शन दी हुई थी उस अकॉर्डिंग जो हमें जिसका डिराइव करना था, जिसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी थी, उसको इन गिवन रिएक्शन से डिराइव किया और उसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, यही किया है। तो आपको कुछ गिवन रिएक्शन दी होंगी, किसी एक रिएक्शन का पूछेंगे तो बाकी जो गिवन रिएक्शन दी होगी उनको तोड़ मरोड़ के मल्टीप्लाई डिवाइड घुमा के ऐड करके आपको किसी तरह फाइनल रिएक्शन में पहुंचना है, वो पहुंच जाना है। अपने आप इधर अपने आप डेल्टा H निकलते आएगा, एक साइड अपने आप डेल्टा H निकलते आएगा।
ठीक बात है। तो यार ये आपका पहला लेक्चर था थर्मोकेमिस्ट्री का। अगले लेक्चर में और डिटेल में जाएंगे। आज तो थोड़ा सिंपल लेक्चर था, अगले लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो नहीं। हैव ए गुड डे।